आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ महेंद्र नाथ का मजमून कृष्णचंद्र महेंद्र नाथ का मजमून। मैं आपको एक बताता चलूँ, महेंद्र नाथ कृष्णचंद्र के छोटे भाई थे और ख़ुद भी बड़े अच्छे अफसाना निगार थे। वैसे उन्होंने अफसाना निगारी थोड़ी देर से शुरू की, तो ये मजमून छोटे भाई ने लिखा है अपने बड़े भाई के बारे में। कहते हैं कृष्णचंद्र की दो शख्सियतें, एक उनकी अदबी शख्सियत जिससे आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, 27 किताबों का मुसन्निफ़, जो हिंद और पाक जनता का सबसे महबूब फ़नकार है और जिसकी शोहरत अपने देश से बाहर भी उर्दू अफसाने को चार चांद लगा रही है। कृष्णचंद्र रूस में बेहद मकबूल हैं। उनके अफसानों की एक किताब तकरीबन डेढ़ लाख फ़रोख्त हो चुकी है और रूस के अलावा चीन, चेक, ईस्ट जर्मनी और रूस की बाकी 17 ज़बानों में उनके अफसानों और नावलों का तर्जुमा हो चुका है। मैं आज कृष्णचंद्र की अदबी शख्सियत और उनके फ़न के बारे में कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि इस मौजू पर पूरी किताब चाहिए, महज एक मजमून काफ़ी ना होगा। लेकिन एक कृष्णचंद्र और भी हैं जिनकी किताबें आप पढ़ते हैं, लेकिन जिनके मुतालिक आप बहुत कम जानते हैं। मैं ये मजमून इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तकरीबन ज़िंदगी के 35 साल मैंने उनके साथ गुजार दिए हैं। जहाँ भी वो गए हैं उनके साथ रहा, बिल्कुल एक साए की तरह। इसलिए आपके महबूब फ़नकार के मुतालिक बहुत सी बातें ऐसी बता सकूँगा जो शायद आपको मालूम ना हो। कृष्णचंद्र की पैदाइश रियासत भरतपुर में हुई। इस रियासत में हमारे वालिद बहैसियत डॉक्टर नौकर थे। कृष्णचंद्र की उम्र 5 बरस की थी जब हमारे वालिद साहब ने रियासत पूंछ में मुलाजमत अख्तियार कर ली। कृष्णचंद्र का बचपन वहीं गुजरा। 10वीं जमात तक पूंछ के हाई स्कूल में तालीम पाई। स्कूल के ज़माने में उनकी जहानत का चर्चा उनके दोस्तों की ज़बानी सुना करता था। रियासी में कमज़ोर, लेकिन हिस्ट्री और एसेज में सबसे आगे और अव्वल। कृष्णचंद्र को खेल कूद से काफ़ी शगफ था, ख़ासकर क्रिकेट खेलना बेहद पसंद करते थे। उनके दोस्तों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। वो बेहद मिलनसार थे। खेल कूद के अलावा उन्हें ड्रामों में काम करने का बहुत शौक़ था। एक बार तो उन्होंने महाभारत के ड्रामे में अर्जुन का पार्ट अदा किया और काफ़ी खूबसूरती से अदा किया। उस ज़माने में संगीत और पेंटिंग से भी दिलचस्पी रही। 7वीं और 8वीं जमात में उन्होंने 10-15 तस्वीरें बनाई, लेकिन 9वीं और 10वीं जमात में उन्हें ड्रामे से ज़्यादा दिलचस्पी होती गई। पूंछ में उन दिनों कोई सिनेमा घर ना था। कभी कभार लीला रचाई जाती थी, या बाहर से गवैये आते थे, या मास्टर अहमद की ड्रामा कंपनी मुख्तलिफ ड्रामे खेला करती थी। कृष्णचंद्र ने शायद ही कोई ड्रामा ना देखा हो। अक्सर वो बहाना बनाकर चले जाते कि फ़लाँ के घर पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जाते थे वो ड्रामा देखने। हमारी वालिदा अक्सर उन पर खफा होती थी, लेकिन वालिद कुछ ना कहते। 35 साल से मैंने अपने वालिद को कभी बच्चों पर खफा होते हुए नहीं देखा। वो नहायत ही खामोश और संजीदा किस्म के इंसान हैं।
और ये खामोशी और संजीदगी हमने विरसे में पाई है। स्कूल के ज़माने में ही कृष्णचंद्र को किताबों के माफ़ी जगह स्कूल के ज़माने में ही कृष्णचंद्र को किताबों के पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। सबसे पहले अलिफ लैला पढ़ी, फिर फसाना आज़ाद, प्रेमचंद की कहानियाँ, टैगोर के नावल उन्होंने 10वीं जमात से पहले ही पढ़ डाले। जब वो पढ़ते थे तो खाना पीना और किसी से बात करना तक भूल जाते थे। वालिदा अगर हिलाती तो जवाब तक न देते। वालिदा बावर्ची खाने से गुस्से भरी निकलती, किताब हाथ से छीन कर फेंक देती और खाने के लिए कहती। बहरहाल कृष्णचंद्र को वालिदा का कहना मानना पड़ता और खाना खा लेते। कितनी बार वालिदा ने वालिद साहब से शिकायत की कि इन्हें किताबें ना पढ़ने दिया करें, सेहत खराब हो जाएगी, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और आदमी किसी काम का नहीं रहता। लेकिन वालिद मोहतरम कुछ ना कहते, बस चुप एक लंबी खामोशी और वालिदा बड़बड़ाती हुई खामोश हो जाती। कृष्णचंद्र का पहला मजमून मज़ाहिया था, जो उन्होंने मैट्रिक के ज़माने में अपने फ़ारसी के टीचर पर लिखा था, जो हफ्तावार पर्चा रियासत में छपा। ये उनकी पहली कोशिश थी, जो उनके दोस्तों ने काफ़ी पसंद की। कॉलेज के ज़माने में वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में लिखते रहे और अपने कॉलेज के मैगज़ीन सेक्शन के एडिटर रहे। कॉलेज के ज़माने में उन्होंने खेलकूद में हिस्सा लेना छोड़ दिया और कॉलेज से बाहर की दुनिया में दिलचस्पी ली। जब कृष्णचंद्र एफएससी मेडिकल में पढ़ते थे, उन दिनों वो गुरुदत्त भवन में रहते थे। यहीं पर भगत सिंह के साथियों से उनका तारुफ हुआ और जब भगत सिंह और उसका गिरोह पकड़ा गया तो कृष्णचंद्र को भी पुलिस पकड़ कर ले गई और कृष्णचंद्र ने तकरीबन 1 माह तक लाहौर के किले में नज़रबंद रहे। तफ्तीश के बाद कृष्णचंद्र को रिहा कर दिया गया। शायद उन्हीं दिनों उनका सियासी नज़रिया बनने लगा था, क्योंकि उन्होंने कॉलेज की ज़िंदगी को ज़्यादा अहमियत न दी। डिग्री हासिल करना तो ठीक बात थी, लेकिन ज़िंदगी का मकसद महज डिग्री हासिल करना नहीं था। वो कॉलेज के कोर्सों को बहुत कम पढ़ते थे। ज़्यादा वक्त नावलों किताबों के पढ़ने में सर्फ होता था या तुलबा की तहरीक में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। कृष्णचंद्र ने फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज से इंग्लिश का एमए किया, फिर एलएलबी की डिग्री ली। उन 4 सालों में कृष्णचंद्र ने मुख्तलिफ शोबों में काम किया। सियासत में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। एलएलबी के दिनों में सोशलिस्ट पार्टी के नज़दीक होते गए, यहाँ तक कि एक बार कृष्णचंद्र भंगियों की पहली अंजुमन के सदर चुने गए। उन्हीं दिनों कृष्णचंद्र ने कहानियाँ लिखनी शुरू की। यरकान, अंगूर और तिलस्म ख्याल का मजमूआ उन्हीं दिनों छपा। तंज़ीर और मज़ाहिया अंदाज में मजमून लिखे। फिर 2 फरलांग लंबी सड़क जैसी अज़ीमुश्शान कहानी लिखी, जिसने उर्दू अफसाने में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। लेकिन उस अरसे में कृष्णचंद्र रियासत की गुत्थियों को भी सुलझाते रहे। वो तकरीबन हर रोज़ भंगियों की चालों में जाते, लेक्चर देते थे, मीटिंगें ऑर्गेनाइज करते थे, पंजाब के लीडरों से बातचीत करते थे, जब तक वो तय न कर पाए कि उन्हें क्या बनना है। क्या उन्हें प्रोफेसर बनना चाहिए या एक सियासतदान। चालों के गिर्द चक्कर लगाते हुए, लीडरों से मिलते हुए, कहानियाँ लिखते हुए उन्हें यह तय करना था कि कॉलेज की ज़िंदगी के बाद उन्हें क्या करना है। उन दिनों वो हिंदू होटल में रहते थे। यहाँ पर कन्हैया लाल कपूर, अश्क
और बेदी से मुलाकात हुई। अदीबों ने आना शुरू किया। हुमायूं ने कृष्णचंद्र के मजमूनों की बहुत तारीफ की। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रिसालों से अफसानों की मांगें बढ़ने लगीं और अदबी दुनिया के एडिटर सलाउद्दीन अहमद ने उनके अफसानों का जायज़ा लेते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की। कृष्णचंद्र की ज़िंदगी का ये दौर उलझनों से भरपूर था। दिमाग में कशमकश थी। क्या उन्हें सियासतदान बनना चाहिए या महज एक अदीब? और आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी सारी ज़िंदगी अदब की नज़र कर देंगे। ये फैसला एक नेक फाल था, क्योंकि उनकी तबीयत का रुझान भी यही था। महज लीडरी उनके बस की बात न थी। और जब कृष्णचंद्र ये फैसला कर चुके तो उन्होंने मुतवातिर अफसाने लिखने शुरू कर दी। एक अफसाने के बाद दूसरा अफसाना, फिर तीसरा, एक किताब के बाद दूसरी किताब और फिर तीसरी। और फिर एक दिन आया कि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अफसाना निगार बन गए। इसमें शक नहीं कि उन्होंने बहुत मेहनत की। वो कभी आराम ना करते थे, वक्त को यूँ ज़ाया न करते थे। किताब में पढ़ना या लिखना उनका महबूब मशगला बन गया और उनकी शोहरत मुल्क के कोने कोने में फैल गई। जब कृष्णचंद्र महज एक ज़हीन तालिब इल्म थे, मैं उनके साथ था। जब उन्होंने लीडर बनने की कोशिश की, मैं उनके साथ था। जब वो एक मशहूर अफसाना निगार बन गए, मैं उनके साथ था। लेकिन मैंने उनके रवैये में कोई फ़र्क ना देखा। इन तमाम बातों में उनके एटीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आया। वही हंसता हुआ चेहरा, ज़बान में वही हलावत और मिठास, चेहरे पर वही शुक्रिया और ज़िंदगी से उतना ही प्यार। लोगों पर भी उतना ही भरोसा और उतना ही एतमाद। पढ़ने वाले उन्हें कितना चाहते हैं, उनसे कितना प्यार करते हैं, पढ़ने वालों के दिलों में कृष्णचंद्र की कितनी कदर व मंजिलत है, इसका मुझे एहसास न था। शायद उन्होंने इसका एहसास दिलाने की कोशिश भी न की और मैं उन्हें सिर्फ एक मुशफ़िक़ और मेहरबान भाई समझता रहा। लेकिन इस अरसे में एक अजीब वाक़या हुआ जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ। मैं DAV कॉलेज में MA की तालीम पा रहा था। अपनी क्लास में कृष्णचंद्र की नई किताब नज़ारे की वर्कगर्दानी कर रहा था। एक तालिब इल्म मेरे करीब आया। उसने किताब मुझसे ले ली। कृष्णचंद्र की जो तस्वीर उसमें शामिल थी देखकर कहने लगा, आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ। कहाँ रहते हैं कृष्णचंद्र? क्या बात है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं आपको उनसे मिला दूंगा। आप कैसे मिला देंगे? मैं उन्हें जानता हूँ। कैसे? मैं उनके साथ रहता हूँ। क्यों? इस क्यों का जवाब मेरे पास न था। मैं ज़रा खामोश हो गया। आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैं उनका भाई हूँ। ये ठीक भी था। उन दिनों मैं कृष्णचंद्र का महज भाई था, अफसाना निगार न था। आप वाकई उनके भाई हैं? उसने हैरत से पूछा, जैसे कृष्णचंद्र का कोई भाई हो ही नहीं सकता। आपको यकीन नहीं आता? मैंने चिढ़कर कहा, आप उनके सगे भाई हैं? उसने फिर लफ्ज़ सगे पर जोर देते हुए कहा। मैंने कहा हाँ। उसका चेहरा उतर गया। उसने शायद यूं कभी ना सोचा था। तालिब इल्म की ये कैफियत देखकर मुझे बेहद सदमा हुआ। मैंने दिल ही दिल में अपने आप को कोसा और मैंने सोचा मुझे कृष्णचंद्र के मुतालिक इस तालिब इल्म को कुछ ना बताना चाहिए था। न जाने ये कृष्णचंद्र को क्या समझता है। शायद वो कृष्णचंद्र को आफाकी शख्सियत समझता था। शायद वो ही समझता था कि कृष्णचंद्र ज़मीन पर नहीं रहता, आसमान पर रहता है, कश्मीर के मग़ज़ारों में रहता है। शायद कृष्णचंद्र का कोई भाई नहीं हो सकता, उसकी कोई माँ, बाप और दीगर रिश्तेदार नहीं हो सकते। शायद कृष्णचंद्र कुछ नहीं खाता, उर्दू अफसाने लिखता है।
तालिब इल्म ये सुनकर आगे बढ़ गया। उसने कृष्णचंद्र से मिलने के लिए ख्वाहिश जाहिर न की। उसके ख्वाबों को शदीद झटका पहुंचा था। उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं अब दोबारा किसी के सामने अपने आप को कृष्णचंद्र का भाई ना कहूँगा। कृष्णचंद्र जो अवाम में इतना महबूब है, शायद लोग उसे यूँ देखना पसंद नहीं करते। इस वाक़े के बाद मैंने आज तक किसी शख्स को यूँ ना कहा कि मैं कृष्णचंद्र का भाई हूँ। कृष्णचंद्र बेहद नॉर्मल किस्म के इंसान हैं। उनसे मिलकर आप उनकी अदबी शख्सियत के कभी कायल ना होंगे, क्योंकि आप पर कभी रोब ना जमाएंगे। वो आपकी बातें सुनेंगे, आपके नज़रिए की पहचान करेंगे। वो अपने अफसानों के बारे में आपकी राय, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, बड़ी खंदा पेशानी से सुनकर बर्दाश्त करेंगे। सब्र का मादा कृष्णचंद्र में सबसे ज़्यादा है। मैंने आज तक उन्हें खफा होते नहीं देखा। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि कृष्णचंद्र के पास इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त कहाँ से आई। ज़िंदगी में कितनी बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो ज़िंदगी से लड़ते रहे। हर्फ शिकायत उनके लबों पर कभी ना आया। ज़िंदगी में तलखी जो कभी जहर का रूप धारण कर लेती है, उनकी घरेलू ज़िंदगी में इसका इजहार कभी ना हुआ। ये ठीक है कि उन्होंने ज़िंदगी में नाकामियों का मुंह बहुत कम देखा, लेकिन अपनी शोहरत हासिल करने के बाद दिमागी तवाज़ुन कभी ना खोया। हर छोटे और बड़े अदीब की इज़्ज़त अपने बिसात के मुताबिक हर अदीब की हिम्मत अफजाई की, उसे आगे बढ़ने की तलकीन की, उसे मशवरा दिया, उसे अच्छी सलाह दी, रुपयों से मदद की। मैंने आज तक कृष्णचंद्र की ज़बान से किसी अदीब के ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुना। हसद का जज्बा उनमें है ही नहीं। वो ज़िंदगी में सिर्फ खुद ही आगे बढ़ना नहीं चाहते, बल्कि आदमियों के काफ़िले को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जब कृष्णचंद्र ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर नौकर थे, उस नौकरी पर उन्हें खुशी न हुई, और इस बात का जिक्र उन्होंने किताब के इंतखाब में किया, जिसमें यह लिखा, उस कृष्णचंद्र के नाम जिसने एक हसीन सुबह को अपना गला घोंट लिया। वो सुबह थी जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर नौकरी मंजूर कर ली थी। दरअसल वो ये चाहते थे कि महज लिखकर अपने और बाकी कुनबे का पेट पाल सकें, लेकिन हिंदुस्तान में एक अदीब के लिए नामुमकिन है कि वो सिर्फ किताबों की आमदनी पर एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। उन्हें अपनी शख्सी आज़ादी के खोने का रंज था। शायद वो समझते थे कि सरकार की नौकरी करने के बाद वो आज़ादी से लिख ना सकेंगे, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी करते हुए भी उन्होंने तरक्की पसंद अफसाने और ड्रामे लिखे। सराय के बाहर इसी नौकरी के दौरान लिखा गया। दिल्ली रेडियो स्टेशन पर अदीबों का झमघटा लगा रहता था। यहीं पर मेरी पहली बार मंटो, राशिद, मीरा जी, अहमद नदीम कासमी, उपेंद्र नाथ अश्क, शमशेर सिंह निराला, शाहिद अहमद दहलवी, चिराग हसन हसरत, डॉक्टर तासीर और दीगर अहबाब से मुलाकात हुई। कृष्णचंद्र का घर उन दिनों अदीबों का मस्कन बना हुआ था। तकरीबन हर अदीब से मुलाकात हो जाती, अगर घर पर नहीं तो रेडियो स्टेशन पर। उन दिनों उपेंद्र नाथ अश्क और मंटो की खूब लगती थी, लेकिन कोई हासिदाना जज्बा न था। उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली से बेहतरीन ड्रामे नशर किए गए। कृष्णचंद्र ड्रामा सेक्शन के इंचार्ज थे। अगर अश्क एक ड्रामा लिख कर लाते तो मंटो 2 ड्रामे लिख कर लाते। उन दिनों खूब बहसें हुआ करती थीं। अदीब आपस में मिल बैठ कर खुश होते थे। तख्लीकी काम में एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को घर पर बुलाते थे, इकट्ठे मिलते थे, खाते थे, पीते थे, हंसते थे और लिखते थे।
और बेहद खूबसूरत चीज़ों की तख्लीक करते थे। उन दिनों तमाम अदीबों में भाईचारे का शदीद एहसास था। मैंने उस किस्म का अदबी दौर कभी नहीं देखा, अदीबों को इस तरह खुश रहते हुए कभी नहीं देखा। उन दिनों उर्दू अफसाना सने बुलूग को पहुंच चुका था। हर अदीब एक दूसरे से अच्छा लिखने की कोशिश करता था और हर अच्छे अफसाने की तारीफ करता, चाहे वो अपना हो या किसी और का। उन्हीं दिनों कृष्णचंद्र के घर में नए अदीबों ने आना शुरू किया। अस्करी आते थे, नहायत खामोश और मतीन और संजीदा, हाँ या ना करके वापस चले जाते। कृष्णचंद्र दिल्ली से लखनऊ गए और उसके बाद WZ अहमद ने उन्हें शालीमार में बुला लिया। सरकारी मुलाजमत तर्क करने के बाद उन्हें ज़हनी तस्कीन ज़रूर मिली। रेडियो पर काफ़ी काम करना पड़ता था, लेकिन रेडियो पर कृष्णचंद्र को हर किस्म की सहूलतें मैसर थीं। आला अफसरान उनकी इज्जत करते थे। बुखारी, करमनाथ छिब और दीगर अफसरों ने कृष्णचंद्र के तख्लीकी काम में कभी रुकावट न डाली। पूना आने के बाद उन्होंने इस बात का पूरा तहिया कर लिया था फिल्म उनकी अदबी ज़िंदगी में रुकावट न बन सके, और पूना में रहकर उन्होंने बेहतरीन अफसाने लिखे। ये नहीं कि वो फिल्म की तरफ तवज्जो न देते थे, वो अदबी कामों को सबसे अफजल दर्जा देते थे। अदबी तख्लीक में कॉम्प्रोमाइज़ के कायल नहीं थे। कभी कभी मैं उनके इस रवैये पर हैरान और शर्मसार रह जाता हूँ कि कृष्णचंद्र ऐसा नॉर्मल इंसान जो ज़िंदगी में हर किस्म की बात बर्दाश्त कर लेता है, वो अदब में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। वो फिल्मी कहानी में दिलचस्पी कायम रखने के लिए प्रोड्यूसर की बात मान लेंगे, लेकिन अदब में वो जिस बात को सही समझेंगे उसी पर अमल करेंगे। अदब में उनकी शख्सियत का रूप नहायत मुकम्मल, सही और जाज़िब नज़र है। वो तमाम बातें जो कृष्णचंद्र ज़िंदगी में करते थे, अदब में उनका बेहतरीन इंतखाब आता है। ज़िंदगी का सही निचोड़ अगर किसी अदीब ने सही मानों में अदब को एक लड़ने का हथियार बनाया है, तो उसका जायज़ इस्तेमाल कृष्णचंद्र ने किया है। उन्होंने उर्दू अफसाने को तलवार की सूरत दे दी है। कृष्णचंद्र की ज़िंदगी मुख्तलिफ अदवार से गुजरी है। अच्छे दिन बहुत देखे हैं, रुपया काफ़ी कमाया जो उन्होंने खर्च कर दिया। बुरे दिन भी देखे हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। यासियत उनके नज़दीक भटक नहीं पाई। रोना उन्होंने सीखा नहीं। यार दोस्तों के रहम करम पर जीना भी नहीं सीखा। चापलूसी के वो कायल नहीं। ज़्यादा तारीफ भी वो पसंद नहीं करते। दोस्तों और अदीबों के सामने अपने अफसानों का जिक्र नहीं करेंगे। दूसरे अदीबों के अच्छे अफसानों की वो तारीफ़ करेंगे। कृष्णचंद्र रुपया कमाना जानते हैं, लेकिन उनकी निगाह में रुपया इसलिए कमाया जाता है कि उसे खर्च किया जाए। अगर कोई ज़रूरतमंद उनके पास आता तो वो ज़रूर उसकी मदद करते। रुपया बचाना वो नहीं जानते। जेब में रुपए रह नहीं सकते, उन्हें खर्च करना उनका अहम फरीज़ा है, और रुपया कमाना उससे भी बड़ा काम। अक्सर वो बीमार भी हो जाते हैं, और बीमारी के दिनों में ज़्यादा पढ़ते और लिखते हैं, और साथ ही थूकते हैं। उनकी थूकने की आदत से हर शख्स तंग है। वो हर जगह थूकते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, सहन में, फाटक में, ड्राइंग रूम में, खाने से पहले, खाने के बाद, और फिर थूकने के बाद मुस्कुरा देंगे और साथ ही कहेंगे, भैया एक सिगरेट देना। कृष्णचंद्र को अच्छे लजीज खाने का शौक़ है। वो कॉलेज में सूट और टाई के बगैर ना जाते थे। शुरू में कुछ डैंडी बनने का शौक़ था, लेकिन MA करने के बाद उनका डैंडीज़म ख़त्म हो गया। लेकिन अच्छी खुराक खाने का शौक़ अभी तक बाकी है। कार से पैदल चलना उन्हें ज़्यादा पसंद है।
घर में तनाव है, वो बैठ नहीं सकते, लोगों से मिलना उन्हें ज़्यादा मरगूब है और लिखने के बारे में भूल गए। लिखते वक्त वो सबसे बढ़िया कागज़ इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा कीमती कागज़ वो ख़रीद सकते हैं ख़रीद कर लाएंगे। कलम घटिया होगा, फाउंटेन पेन का वो इस्तेमाल नहीं करते, महज एक आमियाना किस्म का होल्डर वो इस्तेमाल करेंगे। बाज़ार से 1 दर्जन निब खरीद लाते हैं, उन्हें वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल करते रहते हैं। वो अफसाना सिर्फ एक बार लिखते हैं, दोबारा से शायद पढ़ते भी नहीं। कभी कभार अपना लिखा हुआ पढ़ नहीं पाते, कातिब पढ़ लेता है। नॉवेल शिकस्त उन्होंने 22 दिनों में लिखा। कभी कभार लिखने की ख्वाहिश ज़्यादा भड़क उठे तो 1 हफ्ते में 7 अफसाने लिख देंगे। अन्नदाता, मोली, कालू भंगी और भूमिदान, ये सब अफसाने उन्होंने सिर्फ एक बार लिखे हैं और सिर्फ एक सिटिंग में। वो शायद दोबारा लिखने के कायल नहीं, पहले सोचते हैं फिर लिखते हैं। कृष्णचंद्र जेल जाने से डरते नहीं। तेलंगाना की तहरीक के दिनों में जब हमारे बहुत से तरक्की पसंद अदीब गिरफ्तार हो चुके थे, उन्होंने उस वक्त अपने आप को कभी पीछे ना रखा। तरक्की पसंद अंजुमन की मीटिंगों में बाकायदा आते रहे, अफसाने पढ़ते रहे और अपने अफसानों पर तनकीद सुनते। फिर उन्हीं दिनों साउथ का दौरा किया और वापस आकर सुबह होती है एक रिपोर्टाज लिखा। कृष्णचंद्र के किरदार में एक बड़ी खूबी ये है कि वो दूसरों पर छा जाने की कभी कोशिश नहीं करते। मीटिंग में आकर सबसे पीछे बैठ जाएंगे और जानबूझकर तकरीर नहीं करेंगे। कोई बुलाएगा तो ज़रूर अपनी राय का इजहार करेंगे। वो एक नहायत ही नॉर्मल ज़िंदगी बसर करते हैं, एक आम इंसान ऐसी ज़िंदगी जिसे अपने घर से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, भाइयों से प्यार है। वो दोस्तों में मिल बैठकर खुश होते हैं। ज़िंदगी की जितनी अच्छाइयाँ हैं उन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं। वो ज़िंदगी में बेराह रवी इख्तियार करने के कायल नहीं। बहुत से अदीबों की तरह लंबे बाल नहीं रखते, गंदे और मैले कपड़े पहनने के आदी नहीं। थोड़ी बहुत शराब पी लेते हैं, शराब पीकर बहकते नहीं, बल्कि ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं। आजकल वो मुंबई के मज़ाफ़ात वर्सोवा में क़याम पसीर हैं। एक नहायत ही शानदार कोठी, बाहर से शानदार लेकिन अंदर से नहायत आमियाना, जिसके अंदर एक आम आदमी रहता है, जिसके ख्याल ऊँचे हैं, जिसका अदब कदावर है, जिसकी अदबी शख्सियत उसकी ज़ाती शख्सियत से बहुत बुलंदतर है। उसके रखरखाव से, उसके रहने सहने में, उसकी बातचीत में कोई अचंभे वाली बात नहीं, और ना ही वो जानबूझकर कोई ऐसी बात करता है कि देखने वाला उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। वो चुपके से मुस्कुराते हुए ऐन सामने से गुजर जाते हैं। इतनी शोहरत हासिल करने के बाद उनकी ज़ात में घमंड का शायबा तक नहीं। मुझसे अक्सर कहते रहते हैं, मुझे लोगों ने बहुत कुछ दिया है, मुझे शोहरत दी, मेरे अदब के वो परस्तार हैं और मुझे रुपए भी कम नहीं दिए। जितने रुपए कृष्णचंद्र ने अपनी किताबों से कमाए हैं, शायद ही किसी हिंदुस्तानी अदीब ने अदब के ज़रिए कमाए हों, लेकिन जमा करने की उनकी आदत नहीं। जब कभी वो आवाम का जिक्र करते हैं तो उनकी आंखें चमकने लगती हैं। उन्हें आम लोगों से बेइंतहा मोहब्बत है। शायद इसी वजह से अवाम उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं और फ़र्ते मोहब्बत से अपना सर बुलंद कर लेते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे अवाम हैं जिनके लिए मैं अदब तख्लीक करता हूँ। कृष्णचंद्र के कामयाबी के 2 राज हैं। पहली बात यह कि वो काम करने से कभी नहीं हिचकिचाते। अगर वो लिखेंगे तो पढ़ेंगे, अगर वो लिखेंगे नहीं तो पढ़ेंगे। बेकार वक्त ज़ाया नहीं करते। अगर इन 2 चीज़ों से फुर्सत मिल जाए तो बाकी वक्त सोशल कामों में सर्फ करेंगे। काम करने की बेपनाह क़ुव्वत उनमें है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि तख्लीकी काम से उन्हें इंतहाई मोहब्बत है
तो बेजाना होगा। मैंने ज़िंदगी में उन्होंने बेकार बैठते हुए कभी नहीं देखा, और साथ ही उन्हें अपनी ज़ात पर भरोसा है, अपने लोगों पर भरोसा है, और यही दो चीज़ें उनसे लाजवाब अफसाने लिखवाने की मुहर्रिक हैं। काम की सलाहियत और लगन, ज़िंदगी से प्यार, बेकार वक्त ज़ाया न करना, ये चीज़ें हम आदमियों को उनसे सीखना चाहिए। यही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। एक बात के बारे में कुछ ना कहूँगा, वह है उनका इश्क। ज़िंदगी में हर शख्स ने इश्क किया है। कृष्णचंद्र ने भी इश्क किए हैं, और इस मूजी मर्ज का तकरीबन हर शख्स शिकार हुआ है। बड़े बड़े अदीबों ने बड़े बड़े इश्क किए हैं, और कृष्णचंद्र ने भी। ये अदा कुछ ऐसी है कि बड़े फनकार भी भटक जाते हैं, क्योंकि ये दिल का मामला है। इश्क के कोई ख़ास उसूल नहीं होते, कोई फार्मूला नहीं होता कि इंसान सोच समझ कर चले। कृष्णचंद्र इश्क करते हैं लेकिन जल्दी राह रास्त पर आ जाते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, और चूँकि उन्हें मालूम है कि ज़िंदगी में उन्हें क्या करना है, इसलिए वो इश्क और मोहब्बत को सबसे अफजल चीज़ करार नहीं देते। उसे हमेशा सेकेंडरी पोजीशन दी। मैं इस मसले पर ज़्यादा रोशनी नहीं डालूँगा, क्योंकि इसमें किसी का बस नहीं। आखिर में सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि कृष्णचंद्र कदावर अदब की तख्लीक करते हैं। उनका शुमार दुनिया के चोटी के अदीबों में से है, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी एक आम इंसान की तरह है। तो ये था खाका कृष्णचंद्र का, जो उनके भाई महेंद्र नाथ ने लिखा। ये मजमून 1955 में छपा था, इसलिए सिर्फ 27 किताबों का जिक्र है, जबकि वो 50 से कुछ ज़्यादा किताबें लिख गए हैं। चलिए, फिर आऊँगा किसी और शख्सियत को लेकर।